लोग अपने पर्सनल लॉस को फॉलो कर रहे थे तो कर रहे थे। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी? मतलब आप अब तो जो है तलाक का भी जो है रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर, एक कोर्ट के पास ही एक जो है रिकॉर्ड रहेगा। एक कानून अगर लागू होगा तो सबको एक ही रिचुअल्स एक के ही रिचुअल से शादी करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। क्योंकि मुस्लिम समाज हिंदू में लॉ भी कोडिफाइड है। ओके। ठीक है, मुस्लिम लॉ ज़्यादातर को जो है कोडिफाइड नहीं है। जो औरतें हैं उन्हें खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद अपने अधिकारों के बारे में समझना पड़ेगा। मेरी शादी जो है 13 साल की उम्र में हो जाती, मुझे क्या पता होता उस टाइम। चलिए शरीयत है, शरीयत कहती है इस चीज़ को, तो शरीयत इक्वालिटी भी तो बताती है कि आप इक्वालिटी करिए। कोई इक्वालिटी नहीं है। कोर्ट हर चीज़ का सबूत मांगता है। अब अपनी 4 लोग बिठा लिए जो अपने फेवर के हैं, वो बैठ के अपना बातचीत करने लगते हैं अपना, हाँ भाई मैंने ये कर लिया, मैंने इसको तलाक दे दी, अब इससे निकाह कर लिया, अब इसको खर्चा दे रहा है, ये आपस में हो जाता है, कोई ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, आप उनके घर में जाके उनका सब कुछ ठीक करा दीजिए। और ये तो मैं 2 केस बता रही हूँ कि 2 केस हैं। हर चौथा 5वां आदमी इस चीज़ से पीड़ित है, और ख़ास करके महिलाएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दस्तक टाइम्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में। उत्तराखंड में अभी एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उत्तराखंड भारत में गोवा के बाद पहला राज्य बन गया है, या यूं कहें कि आजाद भारत में 1947 के बाद से पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन था, लेकिन चूंकि ये डीपीएसपी में था इसलिए ये राज्य के ऊपर में कोई मैंडेटरी क्लॉज की तरह से नहीं था कि इसको इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन अब उत्तराखंड ने पहल की है और पहला राज्य बन गया है इसे इंप्लीमेंट करने वाला। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन के साथ ही देश में बहस शुरू हो चुकी है कि ये यूसीसी इंप्लीमेंट करना सही था या गलत। कई सारे लोग इसके समर्थन में भी बात कर रहे हैं, कई सारे लोग इसके विरोध में भी बात कर रहे हैं। यहां तक की भी बात शुरू हो गई है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। तो आखिर ये यूसीसी है क्या और इसके इर्द गिर्द इतनी सारी बहसें क्यों हो रही हैं, इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारी एक खास मेहमान जुड़ी हैं। हमारी खास मेहमान का नाम है आयशा और ये एक रिसर्च स्कॉलर और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं आयशा जी के साथ। आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में। थैंक यू। तो आयशा जी, ये बहुत बड़ा फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है और आप इस फैसले में जब डिस्कशंस हो रहे थे तो उस दौरान आप इससे जुड़ी भी रही हैं। जी बिल्कुल। जी, तो कितना बड़ा फैसला, इसका सिग्निफिकेंस आप कैसे समझाएंगी लोगों को? कितना बड़ा फैसला है? एक बार बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया उत्तराखंड ने। तो इसका सिग्निफिकेंस एक बार समझाइए, महत्व क्या है इस फैसले का, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, कितना दूरगामी परिणाम आएंगे इसके? इसकी अगर हम बात करें उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले लोगों को ये जानना चाहिए कि ये है क्या एग्जैक्टली क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द जब देखा, लोगों को पता ही नहीं है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि हमें पता है कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग हैं। हर धर्म के लिए एक उनका एक पर्सनल लॉ है। ठीक है, कोर्ट के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा, कोई हिंदू है उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, पारसियों के ऊपर पारसी लॉ अप्लाई होगा, क्रिश्चियन के ऊपर जो है क्रिश्चियन लॉ अप्लाई अच्छा, होगा। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से आपसे इससे अलग तरह से थोड़ा पूछूंगा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे देश में एक संविधान है, संविधान को कहा ही जाता है, अगर हम लोग इसको तोड़ करके पढ़ें तो संविधान मतलब एक ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, इक्वल लॉ। लेकिन आप ये कहना चाह रही हैं कि देश में संविधान होने के बावजूद सबके लिए कानून समान नहीं है? सबके लिए समान नहीं है कानून। ओके जी, तो ये हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग उसके लिए पर्सनल लॉ है। अच्छा, ठीक है, हर कम्युनिटी के लिए अपना पर्सनल लॉ है जो वो उससे गवर्न होता है। भांति भांति की परंपराएं हैं और रीति रिवाज हैं जो एक पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स में निकाह होता है, वो अपने लॉ से गवर्न होते हैं। हिंदूज़ की बात ले लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, पारसियों के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, तो अलग अलग लॉज हैं। मतलब सिविल मैटर्स के लिए
रिलीजन जी, स्पेसिफिक लॉज बने हुए हैं। रिलीजन स्पेसिफिक लॉज हैं। जी ओके। बिल्कुल। अच्छा, ये क्रिमिनल केसेस में नहीं लगता? क्रिमिनल केसेस में क्या हमारे पास में यूनिफॉर्म लॉज हैं? जी, क्रिमिनल केसेस में तो हमारे पास, हम अगर बात करें आईपीसी की और जिसे अब बीएनएस कहा जाता जी। है, तो वो सबके लिए समान अधिकार है। अगर हम आईपीसी की बात करें और बीएनएस की बात करें, तो ये सबके ऊपर समान तरीके से लागू होता है। अगर किसी ने मर्डर करा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, कोई भी है, सबको एक तरीके से पनिशमेंट दी मिलेगी। जाती है। जी। मैम, ये सिविल लॉज के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती हैं? अगर आप बताना चाहें आसान भाषा में हमारे दर्शकों को तो। जी, सिविल लॉज़ के अंदर आता है मैरिज से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, ओके। डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, एडॉप्शन से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, या सक्सेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, और अब तो इस कानून के आने के बाद एक जो है लिव इन रिलेशनशिप भी एक पर्सनल मैटर है हमारा, ओके। तो वो भी इससे गवर्न होगा अब। जिस पर काफी अभी डिबेट्स चल रही जी, हैं। बिल्कुल, जी, मैं इस बिल्कुल, पर आऊंगा बिल्कुल। आगे। जी, तो अभी तक इसका मतलब देश में सिविल मैटर्स को लेकर के जी, एक समान कानून नहीं था। नहीं, ओके। तो अब उत्तराखंड में सिविल मैटर्स को लेकर के सभी रिलीजन्स में एक समान कानून जी, इम्प्लीमेंट हो गया है। जी। ओके। ये 27 जनवरी 2025 के बाद से सबके लिए समान कानून होगा। चाहे किसी को भी शादी करनी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, क्रिश्चियन है, सबकी शादी एक ही तरीके से होगी। सबका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सेम है। अब किसी-किसी के लिए अलग-अलग नहीं होगा। तो ये कुछ लोग इस पर जो लोग विरोध करते हैं उनका ये कहना है कि हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। जी। इसका वॉयलेशन नहीं मानती आप इसको? इसका मतलब ये वायलेशन कुछ ये लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अभी जैसे आपने बोला कि एक जैसी उनकी विवाह, क्या लोग अब निकाह नहीं कर पाएंगे? उनको हिंदू रीति रिवाज से शादी करनी पड़ेगी? सबको शादी करने के तरीके भी एक जैसे हो जाएंगे? क्या ये कल्चर में हस्तक्षेप नहीं, ऐसा कुछ ऐसा है? कुछ नहीं है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या होने लोगों को वाला है? वही चीज़ है कि लोगों को इस कानून के बारे में जानने की ज़रूरत है। हम्म, ये एग्ज़ैक्टली है क्या? जी। ये हमारी, अगर मुझे निकाह करना है, तो मैं अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको करूँगी। लेकिन ये है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मैरिज अच्छा। का, ठीक है? और मींस मैरिज के रिचुअल्स में कोई सेम छेड़छाड़ है, नहीं की गई है, सेम है, नहीं। सिर्फ उनके रजिस्ट्रेशन की बात की गई जी, है। अगर हम ओके। संविधान की बात करें, अगर हमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दे रखा है, उसके अलावा हमें आर्टिकल 44 भी तो दिया हुआ है। जी। जो इस डीपीएसपी में। हाँ, स्टेट जो है, स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को नागरिकों पे के लिए लाने के लिए प्रयास करेगा, ये बात करता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगी। और वो जो है डीपीएसपी के अंदर आता है। तो उत्तराखंड इस देश का सबसे पहला राज्य बना है जो आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए, अब इस कानून के आने के बाद में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने कई सारी न्यूज़ भी देखी हैं, कई सारी वीडियोज़ भी देखी हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये लोगों को अब एक कानून अगर लागू होगा, तो सबको एक ही रिचुअल्स एक के ही रिचुअल से शादी करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का। आपको अगर निकाह करना है, आप निकाह करिए। आपको अगर 7 फेरे लेने हैं, जो है सप्तपदी करनी है, आप वो करिए। तो ये कानून हमारे रिचुअल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। जी। जी। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। मतलब कम से कम ये लोगों का एक जो मिसकंसेप्शन है जो जी, फैल जी, रहा है जी। वो आपने दूर कर दिया। मैं इस कानून के बारे में और जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब किन परिस्थितियों वश आर्टिकल 44 को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसे उसी टाइम फंडामेंटल राइट बना करके आर्टिकल 14 के तहत इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? मतलब इसे डीपीएसपी में क्यों डालना पड़ा, और क्यों बात कही गई कि राज्य के ऊपर छोड़ा गया कि जैसे जैसे देश में परिस्थितियां होंगी तब यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जाए? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी समय यूसीसी क्यों नहीं लागू किया गया था आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से जो वजह रही होंगी, उस टाइम पे यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया होगा। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है उस टाइम की जो देश की परिस्थितियाँ थी वो बहुत अलग थी। उस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था और अंबेडकर साहब जी ने ये अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बोला भी था, एक बार इसको मेंशन भी किया था। लेकिन उन्होंने इसको डीपीएसपी में इसीलिए डाला ताकि अभी देश इसके लिए तैयार नहीं था उस टाइम पे। अब धीरे-धीरे लोग एजुकेट हुए, लोगों में अवेयरनेस आई, तो उसके बाद अब लगता है कि हाँ, अब ये ठीक टाइम है। तो उत्तराखंड ने इस चीज़ की पहल करी है एक, कि हाँ, एक और ये भी हो सकता है, ये धीरे-धीरे अदर स्टेट्स जो हैं
उत्तराखंड स्टेट को एज अ प्रेसिडेंट भी लेंगे और ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड ने एक नज़ीर पेश कर दी है। जी, एक नज़ीर पेश कर दी है, एज अ प्रेसिडेंट इसको लिया जाएगा। जी मैम, मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि यूसीसी की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? मतलब अगर जब तक यूसीसी नहीं था तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? मतलब अगर लोग अपने पर्सनल लॉस को फॉलो कर रहे थे तो कर रहे थे, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी? मतलब आप क्यों इसको ज़रूरी मानती हैं? जहाँ तक मैंने इस कानून को पढ़ा है जी। तो अ, हमने औरतों के खिलाफ कितनी जो है क्रूरता होते हुए देखी है। धर्म के नाम पर उनसे उनके अधिकार छीने जाते हैं, ठीक है? उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं। आप शाहबानो का केस ले लीजिए, जी ठीक है? जी क्या हुआ था 1985 उसमें, जी ठीक है? मेंटेनेंस के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी उनको। मैम औरतें हमेशा से इस चीज़ का शिकार बनती रहीं। अब देखिए हमारे समाज में कई सारी जो प्रथाएं हैं वो चलती आ रही थी जो है धर्म के नाम पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं हलाला की बात करी जाए, निकाह हलाला की बात जी। करी जाए। निकाह हलाला ये है कि एक आदमी ने एक औरत से शादी करी है, दोनों ने, ठीक है? तो अगर वो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो अगर वो दोबारा से उसके साथ रहना चाहता है तो उस तलाक देने के औरत बाद को, जी, तलाक देने के बाद तो उस औरत को किसी और के साथ निकाह करना होगा, उसको प्रॉपर उसके साथ रिलेशन में आना होगा, फिर दोबारा से वो निकाह कर सकता है और उससे। जब वो नए हस्बैंड ने उसको फिर से डाइवोर्स दिया उसके जी, बाद वो तलाक देगा उसको, तब जाके वो दोबारा से उससे शादी कर सकता है। तो ये क्या है ये समाज में? ये और इससे औरत का उत्पीड़न होता आ रहा है। इसमें शिकार कौन बनता है? औरत बनती है, औरत ठीक है? आप कई सारे केस हुए हैं इससे रिलेटेड, निकाह हलाला से रिलेटेड। और वहीं अगर हम बात करें, इद्दत पीरियड की बात करी जाए अगर, इद्दत पीरियड क्या होता है मैम? इद्दत पीरियड होता है जब एक औरत है, उसके हस्बैंड की या तो डेथ हो जाती है या उसकी तलाक हो जाती है, तो उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बाहर नहीं जाना होता है। मतलब अंदर ही रहती है, बिल्कुल बंद कमरे में रहती है। कहीं बाहर के आदमी ना दिखें बिल्कुल भी, खाना पीना भी सब उनका अंदर ही कमरे में आता है। अगर हस्बैंड मर जाए तो वो 4 मंथ 10 डेज़ की होती है, बट अगर वो तलाक दे दे तो 3 मंथ्स के आसपास का टाइम है। तो अगर एक औरत 80 साल की है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है? तो इद्दत का क्या मतलब रह गया फिर? इद्दत का मेन मकसद होता है ये चेक करना कि वेदर द वो कि एक औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है, ओके ये जानने के लिए, ओके ठीक है? तो 80 साल की उम्र में कौन कहाँ, ये तो जो है ये बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली पॉसिबल इट्स नहीं है। नॉट पॉसिबल कि वो Correct. प्रेग्नेंट हो। जी तो उसको एक बंद कमरे में रखना इतनी उम्र में आके, तो ये कहीं ना कहीं उसको भी घूमने का हक है, बाहर बैठे लोगों से बातचीत करे। तो 4 महीने तक जब वो अंदर बैठी रहती है तो क्या गुजरती है? एक सोशल लाइफ आदमी की जो आर्टिकल जो है 21 है वो तो वॉयलेट होता है ना इससे। जी तो इसलिए इस कानून के आने के बाद से उसको भी हटा दिया ये गया है इद्दत पीरियड उस की पर। परंपरा को खत्म कर दिया गया। जी, इद्दत पीरियड की ओके परंपरा को ख़त्म कर दिया और निकाह हलाला को ख़त्म कर दिया। और एक कुप्रथा चली आ रही है कि जिसको बोलते हैं जो है पॉलीगैमी जी या बहुविवाह बहुविवाह हिंदी में जी जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, 4 शादियाँ तक कर सकता है। मुस्लिम समाज में। जी, मुस्लिम समाज में। क्या हिंदू समाज में भी ऐसा है? हिंदू समाज में ये पहले था, अच्छा लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का 13 सेक्शन 13 जो है क्लॉज 1 इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। अच्छा, मतलब हिंदू समाज में इसको ऑलरेडी प्रोहिबिट कर दिया जा चुका है। जी, जी, ओके उसमें प्रोहिबिट कर दिया जा चुका है लेकिन क्योंकि मुस्लिम समाज हिंदू में लॉ भी नहीं। कोडिफाइड है, ओके ठीक है? मुस्लिम लॉ ज़्यादातर को जो है कोडिफाइड नहीं है। ओके तो मुस्लिम्स में क्या करते हैं लोग, 4 शादी हो जाती हैं। तो अब इस कानून के आने के बाद से वो ये प्रथाएं भी बंद हो जाएंगी। अगर एक कोई कपल, एक पार्टनर है, एक पर्सन है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मेल हो या फीमेल हो, अगर जी उनकी पहले से शादी हुई हुई है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकते जब तक कि उसकी डेथ ना हो गई हो या उससे डाइवोर्स ना हो। डाइवोर्स ना हो गया हो। ओके जी। अब लोग क्या करते हैं, 4 शादी कर लेते हैं, इक्वालिटी नहीं कर पाते हैं उसमें। सबसे पहला जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अपनी बीवी को, जो पहली वाइफ है उनको मेंटेनेंस ना दे के,
एक बराबरी का भी तो इस्लाम में कहते हैं, लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि हाँ इस्लाम में कहा गया है कि 4 शादियाँ कर लो। 4 शादियों के साथ साथ इस्लाम में बराबरी भी तो बताई गई है। उस चीज़ को तो कोई नहीं आगे बोलता है आगे। मैंने खुद अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों में ये चीज़ देखी है जहाँ बराबरी नहीं करते हैं लोग। ओके। तो इसका शिकार कौन बनता है इससे? महिलाएं। जो है महिलाएं बनती हैं। जी। तो इस कानून के आने के बाद से ये चीज़ भी बंद हो जाएगी। हम्म, हो ही गई है अब तो। ओके। जी। अच्छा, 2019 में ये जो ट्रिपल तलाक, तलाक जी। बिद्दत को बैन किया गया जी। था, क्या हम उसको भी इसका एक पार्ट मान सकते हैं क्या, या फिर उसको ऐसा मान सकते हैं कि यूसीसी की तरफ वो पहला कदम था? जी हाँ, बिल्कुल माना जा सकता है। जो है तलाकुल बिद्दत क्या था? तलाकुल बिद्दत था कि एक टाइम पे इंसान को अगर गुस्सा आया मेल को, तो वो जो है तलाक, तलाक, तलाक कह देता था और शादी वहीं ख़त्म कर देता था। फिर औरत को निकाह हलाला के लिए जाना पड़ता था, अगर वो उससे शादी करना चाहता है दोबारा तो। ड्रिंक करके आ गया, तो तलाक दे दी। व्हाट्सएप पे वो जो है लिख दिया कहीं बाहर बैठ के कि तलाक, 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 तो तलाक हो जाती थी। ओह, तो ये चीज़ तो 2019 से ही बंद हो गई थी, लेकिन अब ये जो है कोडिफाइड हो चुकी है ये चीज़, कि अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है। ओके। ये कहा जाता है कि इस्लामिक लॉज में तलाक देने के कई तरीके हैं। ये तो तलाक जी। बिद्दत तो उनमें से सिर्फ एक था। जी, तो जी, क्या जी। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तलाक के और जितने भी तरीके थे वो सभी प्रोहिबिट कर दिए गए, सभी बंद हो जाएंगे? सबके लिए सेम सबके अब लिए है, सेम सबके तरीके? लिए सेम है। ओके। अब तलाक जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ओके। अब कानून के हिसाब से होगी। ओके। जी। उसके लिए जो जैसे फैमिली कोर्ट में बाकी के समाज के लोग जाते हैं और वहाँ पर जी, एप्लीकेशन फाइल होती है, जी, जी, तो जी, वो पूरा जी। लीगल प्रोसेस फॉलो आप करना अगर होगा। देखिए, अगर किसी ने तलाक दी है, हम्म, तो वो घर में हो गई, हम्म, कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज़ का। हम्म। तो अब क्या होगा? अब शादी का रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा। शादी के रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये है कि उससे ये पता चलेगा कहीं इस इंसान ने शादी तो नहीं कर रखी है पहले से। जो पॉलीगैमी है वो बचेगी। और एक और चीज़ होगी इससे कि अब तो जो है तलाक का भी जो है रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर। एक कोर्ट के पास ही एक जो है रिकॉर्ड रहेगा ओके। कि हाँ इतनी तलाक हुई हैं, इतनी डाइवोर्स हुई हैं, इतनी शादियाँ हुई हैं, इतने लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो ये सब है। मतलब ये जो यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसको हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम जी, की तरह से बिल्कुल, देख सकते हैं। बिल्कुल, जी। और ये बहुत कारगर कदम होगा। हम्म, इससे मुस्लिम महिलाएं तो बहुत ही खुश होंगी। हम्म, इसे जानने के लिए लोगों को, जो औरतें हैं उन्हें खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद अपने अधिकारों के बारे में समझना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रह गया है, पहले का टाइम कुछ और था हम्म, कि उत्पीड़न होता था औरतों का, कुछ पता ही नहीं था औरतों को। आज के टाइम पे मोबाइल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, लैपटॉप है, आप हर जगह देख के इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपको जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। जी। आपको पता नहीं होगा आपके अधिकार क्या हैं, तो आप कैसे कोर्ट में जाएंगे? हम्म, अपने अधिकारों के बारे में पता करा जाए कि हाँ, एक औरत को ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरा हस्बैंड 2 शादियाँ कर रहा है, तो मुझे क्या करना है। तो ये सब तो चीज़ें हैं यूसीसी इसमें। इम्प्लीमेंट होने के बाद ये पॉलीगैमी प्रोहिबिट कर दी गई है जी, प्रोहिबिट कर दी गई है कंप्लीटली। कंप्लीटली। आप कंप्लीटली कोई प्रोहिबिट कर दी अपने गई है। रिलीजियस पर्सनल लॉस का हवाला दे करके पॉलीगैमी, नहीं, मल्टीपल नहीं, मैरिजेस नहीं कर नहीं सकता। कर सकता है बिल्कुल भी। अच्छा, मैंने इसमें सुना कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है, ऐसा जी, भी वो कुछ प्रोविजन एक्सक्लूड है? करा गया है जी। हम्म, इसका मेन वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि ट्राइबल्स की अगर हम बात करें, तो वो उनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। तो इसलिए उनको इससे बाइफरकेट करा गया है। मैम, तो कुछ लोगों का पूछना ये है कि अगर ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, तो माइनॉरिटीज़ के लिए क्यों नहीं बनाए जा सकते? माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन भी कम है, उनको भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, जैसे कि ट्राइबल्स को अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्पेशल प्रोविजन क्यों नहीं? माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोविज़न, अब देखिए माइनॉरिटी में तो जो है पारसी भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए और मुस्लिम्स भी आ गए। जी। तो इनके लिए अलग अलग लॉ है। कोर्ट के ऊपर एक बर्डन तो आ जाता है ना, जी। कितने केसेस होंगे हर हर लॉ के लिए उठा के देखना।
हर लॉ पढ़ना, कोई केस आया तो उसके बारे में देखना, जानना क्या है क्या नहीं है। तो क्या है, अब सबके लिए समान अधिकार होगा, हर किसी के लिए हर कोई उसी से गवर्न होगा। वन नेशन वन लॉ। मैम, एक और कुप्रथा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अक्सर बात होती थी चाइल्ड मैरिज की, कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ में चाइल्ड मैरिजेस को अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो यूसीसी क्या उस पर भी लगाम लगाएगा? इसके ऊपर भी कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं इस पर? जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई लड़की है, शादी के लिए एक लड़की की एज जो है 18 साल और लड़के के लिए 21 साल। ठीक है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई थी पहले से। मुस्लिम लॉ में क्या चलता था, मुस्लिम लॉ में एज ऑफ प्यूबर्टी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ठीक है, कि लड़की, लेकिन ये एज ऑफ प्यूबर्टी, ये कोई एक मतलब मैं बोलूँ तो कोई एक बेंचमार्क ईयर तो है नहीं कि 12 साल पे आएगा, कि 13 साल पे आएगा, कि 14 पे आएगा। मैंने तो ऐसा पढ़ा है कि अलग अलग हाँ, ये लड़कियों डिपेंड में। करता है। हाँ, जी, ये डिपेंड करता है ये। ओके। तो जब भी जो है लड़की बालिग हो जाए, मतलब अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, जब भी उसकी कैसे प्यूबर्टी बोलूँ आ मैं, जाए, हाँ, ठीक है। प्यूबर्टी आ जाए, 12-13 साल की हो जाए, तो वो शादी करने के लिए कैपेबल है। और वो, हाँ, तो इस चीज़ को जो है अब ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे अगर हम बात करें, अगर मैं अपनी ही बात करूं, मेरी शादी जो है 13 साल की उम्र में हो जाती, मुझे क्या पता होता उस टाइम पे, करेक्ट। कुछ भी नहीं है। मैं ना फिजिकली इतनी डेवलप हूँ, ना मैं मेंटली इतनी डेवलप हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो फिर ऐसे इस कुप्रथा पे, इस कानून के बाद जो है आने के बाद इस चीज़ पे भी लगाम लग गई है। अच्छा, जी, लाइक क्रॉस द रिलीजन, अब किसी भी रिलीजन के हों, अब मैरिज की एज लड़कियों के लिए 18 और जी, लड़कों के लिए 21 ही होगी। जी, सबके लिए बराबर होगी अब Okay. कोई एज ऑफ प्रोबेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। और जब रजिस्ट्रेशन होगा मैरिज का, तो उसमें आपको जो है प्रूफ देने पड़ेंगे, आपको आधार कार्ड जो है देना पड़ेगा। तो उसमें आपकी एज जो है वो अपने आप पता चल जाएगी क्या है। अगर माइनर है तो नहीं होगी। मैरिज रजिस्टर ही नहीं होगी। जी, मैरिज रजिस्टर ही नहीं होगी। ओके मैम, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का आपने कई दफ़ा नाम लिया, तो क्या मैरिज को अब रजिस्टर कराना इस यूसीसी के अंतर्गत कंपलसरी कर दिया गया? जी, अब मैंडेटरी हो गया है। ओके। इसमें एक टाइम पीरियड बताया गया है। अच्छा। जो शादी 26 मार्च 2010 से पहले हुई हैं, वो चाहें तो अपनी 26 मार्च 2010 जी, से पहले की शादियों को रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना? वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन अच्छा, करा उनके लिए सकते ऑप्शनल हैं। रखा गया है, जी, उनके लिए ऑप्शनल मैंडेटरी नहीं है। नहीं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। और 26 मार्च 2010 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक ओके, जो शादी यानी हुई कि हैं, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी तक। जी, इम्प्लीमेंटेशन से जो है पहले की जो शादी होंगी, और 2010 जो है 10 के बाद की, तो उनको एक टाइम पीरियड दिया गया है, 6 महीने का टाइम दिया गया है कि उनको इस टाइम के अंदर अंदर अपना शादी का जो है रजिस्ट्रेशन कराना ही है। मतलब जून 27 तक। जी, जी, जी। ओके। और इसके बाद जो शादियाँ होंगी अब उनको तो कंपलसरी है ही बिल्कुल कराना। ओके। 60 डेज़ का टाइम दिया गया है। 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। इससे जो है कपल को ही फ़ायदा होगा। उनके स्टेट के पास, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होगा कि हाँ, इतनी शादियाँ हो रही हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि शादी का ही नहीं, आप अगर जो है डिवोर्स भी ले रहे हैं तो उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। डिवोर्स के बाद अगर मैं बात लिव इन रिलेशनशिप की, तो लिव इन रिलेशनशिप को भी अगर आप जो है टर्मिनेट भी कर रहे हैं तो उसका भी आपको स्टेटमेंट एक देना है गवर्नमेंट को कि हाँ, अब हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसकी भी एक डिक्लेरेशन होगी। ओके मैम, अब मैं इसी पर आ रहा था, लिव इन रिलेशनशिप। इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न बताया जा रहा है वो इसी को लेकर के है। कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप का अब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा यूसीसी के बाद। कुछ लोग इसको राइट टू प्राइवेसी, जिसको अभी फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था, तो उसका वायलेशन बताया जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? मतलब ये कैसे बैलेंस होगा, ये लोगों के राइट टू प्राइवेसी और इधर दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि यूसीसी, इन दोनों को ये बैलेंस कैसे करेगा? देखिए, पार्ट 3 जो है इस कानून का, वो जो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। अगर कोई कपल है, वो वो एक साथ रहना चाहता है, ठीक है, तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास
अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अपना ऑनलाइन खोलो, अपना जो है उस पे पोर्टल पे जाओ और रजिस्ट्रेशन करा लो। ओके 30 दिन का इसका टाइम दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर कराना होगा। ओके। अब बात करी जाए अगर प्रीवेसी को इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है, तो गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर रही है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ आप रह सकते हो लिव इन रिलेशनशिप, तो जो है गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर रही है। गवर्नमेंट बस चाहती है कि आपके कुछ अधिकार भी हों। एक कपल जब एक दूसरे के साथ अपनी सहमति से आ रहा है बिना इसका मतलब क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप का कि आप मतलब एक प्रोटोकॉल एक उसमें बंधना नहीं चाहते, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो ज़्यादातर अगर जहाँ तक मैंने केसेस देखे हैं तो इसमें जो विक्टिम बनती है वो लड़की बनती है। करेक्ट। कि जो है गवर्नमेंट आपको डिनाई नहीं कर रही है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में मत रहिए। इससे क्या, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप के बाद कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका क्या होगा? करेक्ट। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विक्टिम तो हाँ लड़कियां ही होती थी। जी, लड़कियां उसके होती बाद थी वो कहीं किसी को बता नहीं सकती जी या तो वो अबॉर्शन के लिए मजबूर होती थी। जी। या अब बच्चा पैदा हो गया तो वो कहाँ जाएगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी? तो वो अब इस कानून के आने के बाद से अगर लिव इन पार्टनर का कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, उसके प्रॉपर अधिकार होंगे। और तो और यहाँ तक कि अगर लिव इन में पार्टनर है, ठीक है, औरत को अगर वो मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं मिला, तो औरत अपना जो है मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है अब। तो ये तो बिल्कुल मैरिज लाइक सिचुएशन ही हो गई। मतलब इसमें तो हम लोग मैरिज टर्मिनेशन के बाद में भी तो एक एलिमनी का केस होता है, तो यहाँ पे भी अगर लिव इन में भी एलिमनी का केस बन रहा है जी बिल्कुल तो बनता ये तो है। मैरिज लाइक राइट्स ही हो गए एक तरह से। आप कह सकते हैं मैरिज लाइक राइट्स, अब इसको जो है बोला जा सकता है, लेकिन यह है कि मैरिज का क्या है, आपको शादी करनी पड़ेगी। शादी करना खुद में भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो लोग इस चीज़ से, बच्चे हैं ना, बच्चे बचना चाहते हैं इस चीज़ से, एक दूसरे को जान लें, समझ लें। नहीं जा अगर उनकी जो है कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती तो वो सेपरेट हो जाते हैं। अगर उन्हें सेपरेट भी होना है तो उसका भी अब बताना पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4-5 महीने बाद लगा कि अब हमारी जो है कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप चाहते हैं कि उसका जो है टर्मिनेशन करा जाए, तो आप टर्मिनेट भी करा दीजिए उसको, ताकि ऐसा ना हो कि जो पार्टनर है आपका वो बाद में आपकी कंप्लेन कर दे। एटलीस्ट जो है गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड होगा कि हाँ अब इनका रिलेशन जो है टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो अब ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं सहमति से। मैम इसमें कई बार ये भी देखा जाता था कि एक कपल है जो कि सहमति से साथ में रह रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, लेकिन बाद में जब वो अलग हो गए तो लड़की ने लड़के पर रेप का चार्ज लगा दिया। तो इससे भी इस तरीके के जो फेक चार्जेस लगते थे जी, जो उनको फेक भी चार्जेस हैं वो उनको बंद भी हो प्रिवेंट जाएं। किया जा जी सकेगा। जी, भाई जब गवर्नमेंट को ये पता है कि हाँ ये कपल अब एक साथ नहीं रहना चाहता, तो वो कैसे करेंगे फिर? और वो सहमति से एक दूसरे की, जब रह रहे थे तो जी सहमति से रह रहे थे, जी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। जी। और अगर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो इसके लिए पनिशमेंट भी है। ओके 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपए का फाइन, या दोनों। मैम ये इम्प्रिजनमेंट, ये जो पनिशमेंट है ये किसको मिलेगी? मतलब मेल मेंबर को, पार्टनर को, या फीमेल पार्टनर, या दोनों को मिलेगी। दोनों को मिलेगी? जी, ओके जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो दोनों करा सकते हैं। ओके। जो फीमेल है उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ हम जो है हम एज अ कपल रह रहे हैं, और अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट होगी, तो उसको भी तो अवेयर होना चाहिए। तो वो खुद भी रजिस्ट्रेशन करा सकती है। और आपको इसके लिए लोग बचते हैं कि भाई हमें बाहर तहसील में जाना पड़ेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या करा है, हमारे हिसाब से इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है। शादी का जो रजिस्ट्रेशन है उसे भी आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं अपने आप। जो फीस है वो भरिए, बहुत मिनिमल फीस है और बहुत मिनिमम है, नॉमिनल सी है। तो आप घर बैठे बैठे अपना लैपटॉप ऑन करिए, फ़ोन ऑन करिए, अपनी जो डिटेल्स वगैरह है वो डालिए और अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई लिव इन पार्टनर है, वो लिव इन में रहना चाहता है, अपना रजिस्ट्रेशन करिए घर बैठे बैठे, आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं और किसी ने कंप्लेन कर दी, ठीक है, या जो रजिस्ट्रार है उसकी नॉलेज में आ गया कि आप एज अ कपल जो है रह रहे हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, तो आपके ऊपर आपको इम्प्रिजनमेंट होगी,
3 मतलब months सुओ की मोटो भी किया जा सकता है, सुओ मोटो भी किया जा किसी सकता है, कंप्लेन की आवश्यकता नहीं है। सुओ मोटो भी किया जा सकता है। ओके जी मैम, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई इस तरह से रह रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, तो वो किसी घर में तो रह रहा होगा ऑब्वियसली, वो लड़का अपने घर में या लड़की अपने घर में तो नहीं रह रहे होंगे, जी उन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली होगी, कोई जी प्रॉपर्टी परचेज की होगी, वहाँ रह रहे होंगे। तो अगर वहाँ पर और वहाँ की जो सोसाइटी है उसने इस बात को अगर सीक्रेट रख लिया, फिर मतलब उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं, पार्टनर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिस घर में रह रहे हैं उन्होंने भी नहीं बताया किसी को, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती ये है? लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा। लैंडलॉर्ड जब अपना रूम जो है, अपनी प्रॉपर्टी जब रेंट पे देगा, हम्म। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सर्टिफिकेट चेक करे। ओके। अगर एक कपल आ रहा है, वो लिव इन में जो है रहना चाह रहा है, तो जो लैंडलॉर्ड है उनको बोलेगा पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अदरवाइज जो लैंडलॉर्ड है उसके अगेंस्ट भी फिर कार्रवाई होगी। अच्छा, जी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में भी पनिशमेंट का प्रोविजन है? जी, अगर उसको बताना अनिवार्य है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे कैसे दे रहा है, जब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, ओके। ठीक है, तो वो अपना अपना जो है जो कपल है वो रजिस्ट्रेशन कराए, अपना सर्टिफिकेट दिखाए और लैंडलॉर्ड उसको रूम दे दे, ओके बात ही खत्म है। मैम, मैं इस कड़ी में आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि यूसीसी जब उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करने की बात सोची गई होगी और वहाँ से लेकर के जब ये आज इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो किन स्टेजेस से होकर के ये प्रोसेस गुजरा? मतलब इसका आइडिया जनरेट होना, कि दिमाग में आना लोगों के, हमारे पॉलिटिशियंस के, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के, कि इसको इम्प्लीमेंट करना है उत्तराखंड में, और फिर ये फाइनली अब हमारे सामने है, तो क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या स्टेजेस रहे इनकी इम्प्लीमेंटेशन की, अगर ये आप बता पाए तो? देखिए, ऐसे देश में एक कानून लाना जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जी अलग अलग जो है धर्मों के लोग जी रहते हैं और हर धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है। जी, हमने ठीक है। 1985 के बारे में पढ़ा है कि एक छोटी सी जब चीज़ चेंज की गई थी वही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, तो देश जी भर में हंगामा हो गया था, आग जी लग गई थी। जी, अभी 2019 में देख लीजिए हाँ? कितना कितना जो है प्रोटेस्ट करा गया है हाँ। लोगों के लिए, लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ हटे। जी तो इस कानून को बनाने में बहुत मतलब सोच समझ के क्या चीज़ है जो सब पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, और भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे यहाँ अलग अलग जो रिलीजन हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, सबकी आस्थाओं को कहीं ये किसी की प्रिवेसी का उल्लंघन ना करे, सबके लिए समान कानून बनाना अपने आप में एक चैलेंज था जी बहुत बड़ा। जी तो इस कानून को बनाने, ये ऐसे ही नहीं बन गया जी जी कि हाँ बैठे और बन गया। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जो कमिटी है उसके साथ मैंने काम भी करा है, आप जब इसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट में एक एक मीटिंग के बारे में डिस्कशन किया गया है, अलग अलग कम्युनिटी के साथ, अलग अलग जो है जगहों पे जो कम्युनिटी है, जो इसकी कमिटी है, रूल्स मेकिंग कमेटी, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके सब लोगों से उन्होंने बात करी है, उनकी राय ली है। जो मतलब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के तब ये जी बनाया गया जी, है। सबसे बातचीत करके, सबसे जो है डिस्कशन करके। अब देखिए, अब अगर बात करी गई है, जैसे कि मैं उधर बैठ के बात भी करती थी सबसे, तो मुझे पता चला कि जब प्रॉपर्टी जो है राइट्स की बात आती है, तो प्रॉपर्टी में लड़कियों का भी अधिकार होता है। अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, हिंदू लॉ में सेक्शन 5 में जो है वो अमेंडमेंट करी गई थी, ठीक और है। एक सक्सेशन डॉटर का जो है उसे कोपार्सनरी बनाया गया था जी 2005 के बाद से, उसका बराबर अधिकार होगा। मुस्लिम लॉ में क्या था, लड़कियों का जो शेयर है वो 1/3 होता है, अच्छा ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो आती है, इनी ठीक है। जी तो इसको क्या करा, इस कानून के आने के बाद इस शेयर को आधा कर दिया। कोई मतलब भी धर्म हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सबके ऊपर, सबकी लड़कियों को बराबर अधिकार होगा। इस चीज़ पे भी बहुत जो है बहस हुई है। तो जब मीटिंग हुई, जो कमेटी थी उन्होंने कई लोगों के साथ जो है मीटिंग करी, जी तो जो लोग धर्म की नॉलेज रखते थे ज़्यादा, या जिनको ज़्यादा ज्ञान है, तो उन्होंने ये भी बोला कि हमारे यहाँ तो जो प्रॉपर्टी का शेयर है बेटियों के लिए वो 1/3 है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, अगर हम घर घर जाके हम ये देखें, तो कितने घर ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जहाँ उनकी बेटियों को अधिकार दिया गया है, 1/3 भी नहीं दिया जाता है। 1/3 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इस कानून के आने के बाद से क्या होगा, बेटियों का प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होगा। वाह अगर एक पेरेंट है
उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो बेटे के पास अब 2 शेयर नहीं जाएंगे और बेटी के पास 1 शेयर नहीं जाएगा। अब प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, उन दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा। तो इन सब चीज़ को बैलेंस करना, कैसे लोगों की अलग अलग जो है धर्म के लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानना और कहाँ पे जो है कहाँ पे असहमति हो रही है, उस चीज़ पे जो है कानून बनाना, ये अपने आप में एक चैलेंज था। और अगर देखा जाए इसे पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है जी, ठीक है, इसे अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे हैं कि प्रीवेसी का ये है, हमारे धर्मों के साथ हस्तक्षेप है, हमारे आर्टिकल 25 का जो है वायलेशन हो रहा है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि इससे फ़ायदा किसको है। ये सरकार ने हमारे ही लिए तो बनाया है। अब रजिस्ट्रेशन होंगे, सरकार के पास क्या रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? एक आप घर बैठे बैठे तलाक दे रहे हो, किसी को कुछ पता ही नहीं है। औरत क्या करती है, औरत ना अपने पिता के घर जा सकती है, पिता के हाथ से उसको कुछ नहीं मिला है, अब कम से कम उसको पिता के हाथ से अपनी संपत्ति मिलेगी, अपना हिस्सा मिलेगा। और तलाक देना इतना आसान नहीं रहा। अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमें तलाक लेना है। कोर्ट के पास एक रिकॉर्ड होगा, फिर एक औरत जो है उसके अधिकार जो हैं उसको मिला जाएगा। मतलब एक तरह से विमेन का ये एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी है। जी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी है। तो जब उत्तराखंड गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिख रखी थी, मेंशन कर जी, बार बार बताया था जी, धामी सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में चीज़ लिख रखी थी, बता रखा था कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने जस्टिस रंजना देसाई एक जो है कमेटी बनाई, 5 मेंबर की कमेटी, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया लॉ का। ये ड्राफ्ट को अप्रूवल मिला फरवरी 2024 में। फिर अब इस ड्राफ्ट के कंप्लीशन होने के बाद फिर एक और कमेटी बनाई गई उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, वो भी 5 मेंबर की कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड शत्रुघ्न सिन्हा। ओके। और इसमें मनु सर भी हैं, मनु गौड़ सर, उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा जी, एक एक वर्ड बाय वर्ड इस वर्ड का क्या इम्प्लीमेंट होगा, तो ये पूरी कमेटी ने बहुत अच्छे से उसको इन डेप्थ स्टडी किया है। मैं कहूँगी कि शत्रुघ्न सिंह सर ने और मनु सर के साथ बैठ के तो मैंने खुद भी काम किया है काफ़ी, और जो और मेंबर्स हैं उनके साथ भी अलग अलग राय ली है, अलग अलग फील्ड से हैं सब। शत्रुघ्न सर की बात करें, वो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अगर मनु सर की बात करें वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसमें एक और हैं जो है सुरेखा मैम हैं, वो वाइस चांसलर हैं दून यूनिवर्सिटी की, एजुकेशनल उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। और इसमें अमित सिन्हा सर भी हैं, और भी हैं, एक और सर हैं उसमें। तो पूरी कमेटी ने बड़े इन डेप्थ एनालिसिस किया है हर चीज़ का, बहुत सोच समझ के एक एक वर्ड भी जो डाला है ना, पॉइंट भी, एक फुल स्टॉप भी कहाँ आएगा, कहाँ कॉमा आएगा, एक एक चीज़ को स्टडी करके डाला है। मतलब सोचिए, देश में बाहर बैठे हुए लोग वो उसको इतनी आसानी से बोल देते हैं कि गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे कदम उठा लिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनसे बात करके तब इस तरीके के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। जी। और मैं तो मैं बहुत अपने आप को जो है भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उत्तराखंड की नागरिक हूँ, उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। नहीं, हम सभी उत्तराखंड के नागरिकों के लिए तो बहुत गर्व की बात जी, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि, और खास करके इस कमेटी के साथ काम करके भी मुझे इतना सौभाग्य मिला, मेरा लाइफ चेंजिंग एकदम से मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने इस कमेटी के साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा भी है। हम किताबों में पढ़ लेते हैं कि लॉ ऐसे बनाया जाएगा, लॉ में ये डाल दो, लॉ इस तरीके से बना दो, लेकिन जब आप लॉ को बनाने बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि ये हम लॉ बना रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको किस तरीके से चैलेंज किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं हमें इसके अंदर डालनी है। एक एक वर्ड को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, बहुत बारीकी से देखना होता है। तो मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उत्तराखंड की नागरिक हूँ और इसका हिस्सा भी रह चुकी हूँ मैं। जी। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बात बताएं कि इसका जो अब एक ड्राफ्ट नहीं, अब तो ये तो पूरी प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गया है जी। तो ये जो नया कानून है यूसीसी का, ये कितने भागों में है, किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया गया है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा गया है?
जी। इसके मतलब इसके मसौदे के बारे में अगर आप कुछ अच्छा, विस्तार से बता पाएँ ठीक तो। है। तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ओके, जो इसका सबसे पहला पार्ट है वो मैरिज एंड डाइवोर्स की बात करता है, ओके, ठीक है। अ, शादी के लिए एज क्या होगी, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मेंटली साउंड होना चाहिए, हुँ, ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत एक जो है बड़ा चैप्टर है अपने आप में, ओके, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, हुँ, मैरिज भी और डाइवोर्स भी। हुँ, डाइवोर्स का भी जो है रजिस्ट्रेशन कराना है, हुँ, कौन-कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा, कैसे कराएगा, पूरा प्रोसेस एक दे रखा है ओके, उसमें। और इसका पार्ट सेकंड जो है वो जो है सक्सेशन और विल के बारे में बात करता है, ओके, ठीक है, हुँ, कि किस तरीके से सक्सेशन होगा, बराबर अधिकार मिलेगा, हुँ, कैसे होगा, सब कुछ और विल के बारे में बता हुँ, रखा है। इसका पार्ट 3 जो है वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात ओके, करता है, जो अपने आप में एक बनाना भी मैं कहूँगी कि बहुत हुँ, बड़ा चैलेंज था। हुँ, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाया गया है। हुँ, कहीं किसी के कोई राइट्स तो ऐसे नहीं है जो हुँ, आहत हो रहे हैं जी। इस चीज़ से। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब हम लोगों ने काफ़ी बातें की, लेकिन क्या आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे कर के, कुछ केस स्टडीज़ का हवाला देकर के आप बता सकती हैं कि यूसीसी इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी था? मतलब कुछ ऐसे केसेस जिनसे हमको प्रॉब्लम का एक्चुअल पता लगे, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या थी, ये बात अगर हमको पता लग पाए, कुछ एग्ज़ाम्पल्स से अगर आप बता पाएँ तो प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी। वैसे तो हम केसेस देखते ही रहते हैं, हुँ, जो इतने सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, हाई कोर्ट में आ रहा है। मैंने अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों में भी ये चीज़ देखी है। बहुत जो है करीबी हैं, शायद वो देख रहे होंगे तो समझ जाएँगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अभी हस्बैंड है, वाइफ़ हैं, तो उन्होंने शादी करी थी, कम से कम 20-22 साल हो गए होंगे, 21-22 साल हो गए होंगे शादी ओके, को। तो उन्होंने शादी के बाद में क्या करा, लव मैरिज थी। अच्छा। 5-6 साल अफ़ेयर चला था, हुँ, उसके बाद वो शादी हुई थी, हुँ, हुँ, ठीक है। अब उन्होंने 20-22 साल हो गए शादी को, तो अब उनका 6-7 साल पहले से किसी के साथ अफ़ेयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब लोगों ने बोला कि भई ये तो जो है जायज़ नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, इट्स मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप ऐसे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने निकाह कर रखा है, हुँ, कि एक मुस्लिम जो समुदाय है, एक जो मुस्लिम मर्द है, वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, तो मैंने निकाह कर रखा है एंड अच्छा। दे आर नॉट हैविंग एनी प्रूफ ऑफ दैट। कुछ तो प्रूफ होता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया मैंने शादी कर रखी है भाई इससे। हुँ, जो उनकी पहली वाइफ़ है, उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया। अच्छा, बच्चा पढ़ाई कर रहा था, बच्चे की पढ़ाई छुटवा दी, ठीक है? मतलब बच्चे का खर्चा नहीं दिया कुछ भी। अच्छा, इधर-उधर से लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं। और मेरे जो प्रॉपर्टी पे भी उसको मतलब रखते हैं, वहीं अपने शॉप है, वहीं पे बना रखा है और वहीं पे उनका सब कुछ अपना अपना जो औरत है उसके साथ रहते हैं, खाते-पीते हैं। और जो पहली बीवी है और बच्चा है, ना उनको कोई खर्चा है, मेंटल इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनको। एक तरह से जो ये क्रूअल्टी है ये, जी, ठीक है? मार-पिटाई करना, एक औरत को क्या चाहिए होता है, एक जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी नहीं दे रहा है, ना मकान, ठीक है, और ना कपड़े, कोई खर्चा ही नहीं है, जो है कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं दे रहा है। सिर्फ़ इस चीज़ का वो करते हैं कि हाँ, हम 4 शादियाँ कर सकते हैं और मैंने एक और कर ली। हाँ, और इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। अगर चलिए अगर बहुत कह रहे हैं कि चलिए शरीयत कहती है इस चीज़ को, तो शरीयत इक्वालिटी भी तो बताती है हुँ, कि आप इक्वालिटी करिए। कोई इक्वालिटी नहीं है। एक एक को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ना गुज़ारा भत्ता दे रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। और उस औरत के पहले उसके हस्बैंड से 2 बच्चे भी हैं। अच्छा जी, और उसके वो हस्बैंड से डाइवोर्सी 2। है? डाइवोर्सी नहीं है वो। हमने कोई प्रूफ़ नहीं देखा इस चीज़ का। किसी के सामने कोई प्रूफ़ नहीं है। ओके, तो जब असल में लोगों को ये रहता है ना, कोर्ट जाएँगे नहीं, हुँ, कोर्ट हर चीज़ का सबूत माँगता है। अब हुँ, अपनी 4 लोग बिठा लिए जो अपने फ़ेवर के हैं, वो बैठ के अपना बातचीत करने लगते हैं। अपना हाँ भई मैंने ये कर लिया, मैंने इसको तलाक दे दी, अब इससे निकाह कर लिया, अब इसको खर्चा दे रहा है, ये आपस में हो जाता है, कोई ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है।
इसी तरह का एक केस और है मेरे जानने में है, वो मतलब रिलेशन में ही आते हैं, उनके हस्बैंड ने भी सेम चीज़ करी। पहले शादी करी, 2 लड़कियां हैं उसकी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक और शादी कर ली, उससे 2 बच्चे हो गए। अब जो पहली वाली वाइफ है उसकी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, वो उनका पेट पालने के लिए बर्तन मांजती है लोगों के घरों में जाके। एक हॉस्टल है उनके घर के पास, तो उस हॉस्टल में जो है जाती है, वहाँ काम करती है, बताइए। How inhuman. और बच्चे घर में अपने बच्चों को पहले वो कमरे में बंद करती है, लड़कियां हैं, ठीक है, अकेला घर है, हस्बैंड तो उसके साथ रहता है जो सेकंड वाली वाइफ है, और जवान लड़कियां हैं, ठीक है, मैच्योर अभी नहीं है, बच्ची हैं, तो उसको कमरे में बंद करके जाती है वो, और अपना काम करती है, फिर शाम को आती है। और मात्र उन्हें 6-7 हज़ार रुपये मिल रहे होंगे महीने में, ठीक है। उसी 5-6 हज़ार रुपये में उसे घर का भी खर्चा देखना है, उसको अपने भी खर्चे देखने हैं, पढ़ाई का है, खाने पीने का है, सब उसी में है। ये केसेस हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो हो रहा है समाज में, और ये जो है रियलिटी है। अगर लोग कह रहे हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, आप उनके घर में जाके उनका सब कुछ ठीक करा दीजिए। और ये तो मैं 2 केस बता रही हूँ कि ये 2 केस हैं। हर चौथा 5वां आदमी इस चीज़ से पीड़ित है, और ख़ास करके महिलाएं। 4 शादियों का हवाला दे दे के हमेशा से औरतों का उत्पीड़न होता है, हमेशा से। आप कोई बेटी है, एक बाप अपनी बेटी को आपको दे रहा है, ठीक है, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको अच्छे से रखें, प्यार मोहब्बत से रखें, जितना आप कर सकते हैं उसके लिए करें। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। अब दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर अपना पहली वाली को खर्चा देना बंद, अपना क्रूअल्टी स्टार्ट हो जाती है, मारना पीटना। मैंने खुद देखा है मारना पीटना, जूते से मारा जाता था। और निकाह हलाला की रियलिटी देख लीजिए आप, जी। कितना इट्स अ ओपन रेप। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब समाज में जितनी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिनका बंद होना बहुत ज़रूरी है, जिनको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मैं मुस्लिम हूँ तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ अपने मज़हब को। प्रॉब्लम जहाँ होती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है इस चीज़ में, तो उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है नहीं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इससे क्या होगा, इससे औरतें जागरूक होंगी, औरतों को अधिकार मिलेंगे, औरतें इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है, कम से कम अपनी अधिकारों के बारे में पता चलेगा। ये जो उनका हैरेसमेंट हो रहा है, जितना क्रूअल्टी हो रही है, एटलीस्ट ये कहीं हद तक तो कम हो जाएगी। ये निकाह हलाला के बारे में आपने बात किया, इसका भी कोई केस स्टडी आप बता पाएंगी क्या? मैंने एज सच देखा नहीं है अपनी आंखों से, बट मैंने सुनने में बहुत आया है। ओके। सुना है जी। अच्छा, इसको ये जो उत्तराखंड में यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जी। रहा है, इसको बाय एंड लार्ज मुस्लिम समाज में एक रिफॉर्म की तरह से ही क्यों देखा जा रहा है? क्या और किसी समाज में रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है? मतलब इसको कुछ लोग एक एंटी मुस्लिम लॉ की तरह से भी देख रहे हैं। आपका क्या टेक है? देखिए, अगर हम देखें, अ, जो इनइक्वालिटी है, जो हर समाज में थी, ठीक है, हर कम्युनिटी में थी। अब सती प्रथा की अगर हम बात करते हैं, जी। सती प्रथा पहले थी, लेकिन उस पे कानून बनाया गया, उसको बंद कर दिया गया। पहले अनटचेबिलिटी था, ठीक है, उस पे कानून बनाया गया, और जो है संविधान ने भी उसको जी, बैन कर प्रोहिबिट दिया, हाँ। ठीक है, जो है प्रोहिबिट कर दिया। फिर बाल विवाह था, हिंदूज में भी था, हर उसमें था, ठीक है। तो उस चीज़ को धीरे धीरे जो है रिफॉर्म के साथ जो है उसको बैन कर दिया गया, एक जो है लीगल रिफॉर्म लाया गया, ठीक है, हाँ ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। एडल्ट्री की बात ले लीजिए आप, या जो है पॉलीगैमी की बात ले लीजिए। पॉलीगैमी भी हिंदू मैरिज एक्ट पहले आने के हिंदूज में बाद होती से, थी, हाँ। हाँ, हिंदू मैरिज आने के बाद जो है बाद से सेक्शन जो है 13 के द्वारा वो बंद कर दी गई, बैन हो गई। अब क्या है, मुस्लिम लॉ जो है वो ज़्यादातर कोडिफाइड नहीं है, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम पर्सनल कोडिफाइड लॉ। जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो ज़्यादातर कोडिफाइड नहीं है। मैं जो है मैरिज के मामले अगर हम देखें खास करके, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है,
प्रॉब्लम वहीं आ रही है जहाँ कोडिफिकेशन नहीं है। हम्म, लोग घर में ही तलाक दे देते हैं, मार रहे पीट रहे, औरतों को पता नहीं है, ठीक है। निकाह हलाला हो रहा है ओपनली, और 18 साल से कम जो हैं उनकी शादी हो रही हैं, ठीक है। अब हम ऐसे समाज में नहीं रहते। अब भाई अब जो है सोसाइटी ग्रो कर चुकी है, अब ये सब चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत है। जी। तो तब बात सही है, ताज्जुब होता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी भी मेडिवल एरा के लॉज आज और भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। औरतों की बात करी जाए, औरतें चांद पे जा रही, जी। ठीक है। आप इतनी देखिए, हमारी राष्ट्रपति जी। वो एक औरत है, हम्म, ठीक है। और एक तरफ औरतों का इतना उत्पीड़न हो रहा है। हम्म, अब वो समाज नहीं रहा, अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। औरतों को जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको उनका अधिकार मिले। चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो जाए, या शादी की बात हो जाए, या डाइवोर्स की बात हो जाए, ज़्यादातर जो विक्टिम बनती है वो औरत ही होती है, ठीक है। तो वो तो, और एक मुस्लिम होने के नाते मैंने ये चीज़ बहुत कॉमन देखी है अपने इर्द गिर्द। तो मैंने देखी है, मैं जनरलाइज नहीं कर रही इस चीज़ को, जो मैंने अपने आसपास देखा है। तो बहुत औरतों के अधिकारों का बड़ा हनन होता है। उनके जो उनके अधिकार हैं ना, उनको मिलते ही नहीं हैं। औरतें जो है डरती हैं कि, मेरे सामने तो ये तक कहा गया कि, एक जिनका मैं केस बता रही थी आपको, मैंने पहले केस बताया, उन्होंने ये तक बोला कि चली जा कोर्ट, कोर्ट जाके क्या होगा, 1500 रुपये मेंटेनेंस बंधेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे डराया धमकाया जाता है औरतों को। तो ये है, ये कानून लाने की ज़रूरत तो थी ही इस पे, ठीक है। इतना हनन हो रहा है, इतना एक तबका ऐसा है जहाँ पे अपनी जो है प्रथाओं के उसमें, कि हाँ ये हमारा रिलीजन है, हमारा जो है रिलीजन ये बोलता है। तो एक जो है जेंडर जो है उसको दबाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इनइक्वालिटी हो रही है। आर्टिकल 14 का कम्प्लीटली वायलेशन है, ठीक है। तो इस कानून आने के बाद से वो चीज़ बहुत कम हो जाएगी। ये जो एलिमनी या मेंटेनेंस की बात आपने की, ये अब सभी रिलीजन के लिए सेम कर दिया गया है। सब तो व्हाट बराबर इज द है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एलिमनी या मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो कि गारंटी की गई है? कुछ ऐसा गारंटी का भी कोई नहीं, प्रोविजन है क्या? मिनिमम अमाउंट तो नहीं है, ये देखा जाता है कि पर्सन कितना कमाता है, अच्छा। उसकी क्या स्थिति है। नहीं, जैसे अभी आपने वो केस स्टडी में आपने वो बताया कि 1200-1500 रुपए, तो यहाँ पर क्या कोई मिनिमम गारंटी की गई है या फिर सिर्फ? मिनिमम गारंटी तो वैसे अभी कुछ रिमाइंड नहीं कर पा रही मैं, बट ये है कि जितनी एक पर्सन है, अगर वो 1 लाख रुपए कमाता है मंथली, तो उसके हिसाब से उसका मेंटेनेंस बनेगा ओके। औरत का। और बच्चे हैं, कितना खर्चा बैठता है इन बच्चे। केस डाइवोर्स के बाद पुरुष ने ये बात बोल दी कि मैं तो कुछ अर्निंग करता ही नहीं, उस केस में क्या प्रोविजन होता है? तो वो कोर्ट देखेगी ना, हम्म, कोर्ट एक कल किसी इंक्वायरी करेगी। अगर कुछ करता नहीं है तो फिर खाता पीता कहाँ से, खर्चा कहाँ से चल रहा है, प्रॉपर्टी है कहाँ से, क्या जो है, कुछ ना कुछ आमदनी तो होगी। 15,000 तो कमाता होगा, 20,000 तो कमाता होगा, अगर कुछ भी लेने तो। ओके। कुछ नहीं तो इतना तो होगा ना। तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग से उसका मेंटेनेंस बांधा जाएगा। और अब तो इंटरिम मेंटेनेंस का भी प्रोविज़न है कि अगर औरत कोर्ट में जाती है तो इतने समय के लिए, जब तक कि हाँ केस चल रहा है। हाँ जो है, जब तक के केस चल रहा है, तो उसके लिए भी एक अमाउंट बांधा गया है कि इतने महीने तक भी उसको अमाउंट दिया जाएगा। फिर ये जब एक अमाउंट प्रॉपर डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो दिया जाएगा। आयशा जी, एक बड़ा कदम तो है, उत्तराखंड ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है और उत्तराखंड का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया है। आप इसको कितना दूरगामी परिणाम मानती हैं, मतलब डिसीजन मानती हैं? इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? क्या आपको लगता है कि इसको नज़ीर बना करके, इसको एग्जाम्पल बना करके और भी स्टेट्स आगे आएंगे, और इसका समाज में क्या दूरगामी इफेक्ट, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तराखंड ने इतिहास कायम किया है, इतिहास बना दिया, ठीक है। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका कि जिसने यूसीसी को लागू कर लिया। जो गोवा में था, लेकिन पहले से पोर्चुगीज टाइम बहुत से था। पहले से था। हाँ, और पोर्चुगीज वहाँ टाइम से। डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जी। ठीक है। एक ऐसे स्टेट में जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर वहाँ हम जो है गोवा की बात करें तो वहाँ पोर्चुगीज़ हैं,
पोर्चुगीज ठीक ने है, अपने इतना, समय से कर लिया हाँ, अपने समय से एक बहुत पुराना चला आ रहा है, तो उनको कोई इशू भी नहीं है एज सच, इतने के सारे इतना मतभेद नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, उत्तराखंड में या और स्टेट्स की बात ले ली जाए तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं, तो इन सब के ऊपर एक कानून बनाना, ठीक है, सबकी, किसी की धारणा, किसी की धार्मिक जो धारणाएं हैं वो আহিत ना हो, उनका ठीक, सम्मान उनका करते हुए। सम्मान करते हुए ये कानून बनाया गया है। तो और राज्य भी देखेंगे, और राज्य भी उत्तराखंड को एज अ प्रेसिडेंट लेंगे, और जो ये जितने भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, हमारे राज्य में क्या होगा, एक जो गवर्नमेंट है उसके पास एक रिकॉर्ड होगा, इतनी शादी हो गई, इतनी डाइवोर्स हो गई, इतने सक्सेशन हैं, विल की बात करी जाए इतने विल हो गई हैं, और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लिव इन रिलेशनशिप, जो कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं वर्ल्ड की भी बात करूं तो कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी होंगी, बहुत कुछ एक दो कंट्रीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य कर चुके हैं, जो है कर दिया है। और उत्तराखंड, इंडिया का उत्तराखंड एक ऐसा मात्र स्टेट है जिसने इसके रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया है। और जो लिव इन रिलेशनशिप में औरत रह रही है, जो महिला है, फीमेल है, बच्ची है, वो भी अब मेंटेनेंस के लिए भी जा सकती है। उनके राइट्स जो को पूरी तरह से बच्चा है, protect किया गया हाँ, है। खास करके चलो उनके राइट्स तो थे ही, जो बच्चा होगा उसके भी राइट्स को सिक्योर किया गया है। मैम तो वो एक ऐतिहासिक कदम है जी, ऐतिहासिक कदम तो है जी, वाकई। ऐतिहासिक कदम है। मैम, जो लोग इस कानून को एक एंटी मुस्लिम लॉ की तरह से देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये एंटी मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है। एक ही कानून सबके लिए लाना, ये एंटी मुस्लिम कहाँ से हो जाएगा? वो ये है कि असल में समाज के कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते। अब प्रॉपर्टी के अधिकार की अगर हम बात करें, कहाँ 1/3 प्रॉपर्टी दे रहे थे और कहाँ आधी देनी पड़ेगी, तो वो क्यों चाहेंगे हमारे पास से हमारा हिस्सा जाए? 4 शादियाँ कर रहे हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि एक ही शादी हो? ठीक है, कोई लिव इन में रह रहा है, क्यों चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो? तो ये उसी तरह के लोग हैं। ओके, जिनको परेशानी हो रही है इस जिनको कानून से। परेशानी हो रही है उनका फायदा कहीं ना कहीं, हलाला की प्रथा देख लीजिए, हलाला की प्रथा कंप्लीटली बैन हो गई, ठीक है, अब उनका तो कहीं ना कहीं फायदा है ना इस चीज में, तो वो नहीं चाहते कि उनके बेनिफिट्स उनसे लिए जाएं। मतलब अब कोई ना ट्रिपल तलाक दे सकता है ना हलाला कर सकता है। नहीं, तलाक लेना है या डाइवोर्स लेना है तो नॉर्मल जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो कोर्ट करना जाना होगा। पड़ेगा कोर्ट आपको, जाना। फैमिली कोर्ट जो है जाना पड़ेगा, प्रॉपर राइटिंग में आपका सब कुछ होगा उसके और लिए अब अगर उनको दोबारा मैरिज करनी है तो हलाला नहीं, नॉर्मल मैरिज कर सकते हैं। जी जी जी। अब क्या है, इससे निकाह हलाला बैन हो गया, इससे पॉलीगैमी बैन हो गई, ठीक है, चाइल्ड जो मैरिज, बहुविवाह है, चाइल्ड मैरिज बैन हो गई है, उसके प्रॉपर्टी में बाद हिस्सा। प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक पुरुषों के तो खिलाफ है ना ये जी। चीज़ें, भाई वो क्यों चाहेंगे कि ये सब चीज़ें हों, एक औरत जो है अपने पैरों पे खड़ी हो, ठीक है, उनके पास संपत्ति होगी, वो भी थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस आता है औरत में, तो वो क्यों क्यों जो है क्यों चाहेंगे? तो यही सब लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं तो मतलब ज़्यादातर। समाज का एक छोटा सेक्शन है जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था, वही इसका विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल जिसके बिल्कुल ओके बिल्कुल, उनका इंटरेस्ट कहीं ख़त्म ना हो जाए, ओके ठीक है, तो वही ज़्यादातर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ओके। अदरवाइज ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए उठाया जी गया बड़ा कदम आप मानते जी, हैं बहुत बड़ा कदम है ये, ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत हिस्ट्री कायम कर दी है। इसको बनाने में जितनी मेहनत की है सरकार ने, इतना टाइम लगा दिया, ठीक है, कितना टाइम, 2 साल हो गए होंगे, 2 साल से जो है काम चल रहा है एक ही कानून पे, यहाँ तक कि कानून बनाने में इतना टाइम लगा, इसके जो रूल्स थे बनाने में उनमें भी इतना टाइम लग गया। कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ पे लॉ नहीं है, लिव इन की बात करें उस पे लॉ नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ पे लॉ बनाना, एक एक चीज़ को देखना, एक एक वर्ड को देखना, किस वर्ड से क्या मतलब निकल रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का, तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम था। और उत्तराखंड सरकार ने ये बना दिया है, तो एज यू नो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हैज बीन जी क्रिएटेड। जी, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड बाय द मैम, गवर्नमेंट। मैं अगला क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगा वो ये, अक्सर देखा गया है जब समाज से जुड़ी किसी प्रथा या किसी प्रैक्टिस को लेकर के कोई लीगल प्रोविजन जब क्रिएट किया जाता है
और अगर समाज उसके लिए रेडी नहीं है तो वो लीगल प्रोविजन किसी काम के नहीं होते। अक्सर देखा गया जैसे कि डाउरी को लेकर के कानून बनाया गया कि डाउरी को बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं अपनी अगल बगल कि डाउरी आज भी प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि समाज तैयार नहीं है। इसी तरह से चाइल्ड मैरिज को लेकर के उसको भी बैन करते हुए कानून बनाया गया, लेकिन आज भी देश में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस होती है, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर और भी तमाम स्टेट्स में। तो आपको क्या लगता है कि समाज को अभी इस यूसीसी को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा और ये कैसे होगा? क्या समाज इसके लिए रेडी है? देखिए, इस कानून को बनाने से पहले और रूल्स बनाने से पहले जो कमिटीज़ हैं उन्होंने कई सारी मीटिंग्स करी हैं। जो कहते हैं ना, जो कम्युनिटी के ठेकेदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जानते हैं बहुत ज़्यादा, उनके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा बात करी है, उनके व्यू पॉइंट लिए हैं। ठीक है, आपका क्या व्यू है इस चीज़ में? कोई भी नई चीज़ आती है समाज में, कोई नया कानून बनाया जाता है या कुछ भी नया ले लीजिए, तो उसको अडेप्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी तरह ये है, ये कानून अभी आया है, इसे लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम समझेंगे, औरतें खास करके समझेंगी उनके अधिकार क्या हैं, या पुरुष भी हैं जिनके अधिकार क्या हैं। ठीक है, धीरे धीरे बाय द टाइम ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और अब एक्सेप्ट करें ना करें, ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब लागू कर दिया तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो रजिस्ट्रेशंस हैं, हर चीज़ हैं, वो अनिवार्य हो गई हैं, तो आपको वो कराना ही कराना है। अब कोई चीज़ मैंडेटरी बना दी, आप चाहें ना चाहें आपको करना पड़ेगा। आपकी शादी हो गई है, आपको शादी करनी है, आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, वो अनिवार्य हो गया। जब बाय द टाइम लोग ये देखेंगे कि हम घर बैठे बैठे इस चीज़ को कर पा रहे हैं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, या लिव इन की बात करें, हमारे पास एक सर्टिफिकेट होगा, हमें आराम से कमरा मिल जाएगा जाके, तो लोग उस चीज़ को धीरे धीरे बहुत एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को। ये है कि वक्त लगेगा अभी, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है न्यूज़ वगैरह में मैं देख रही थी, काफ़ी लोग इसके विरोध भी कर रहे हैं कि ये हमारे प्रिवेसी का उल्लंघन है, हमारे राइट टू रिलीजन का उल्लंघन है। ठीक है, तो वो किसी और नज़रिए से देख रहे हैं अपना। अगर संविधान आपको राइट टू रिलीजन दे रहा है तो आर्टिकल 44 भी तो है जी। उसका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? ठीक है, वो बनाया गया है, वो डीपीएसपी में इसीलिए डाला गया था कि उस टाइम पे हमारा देश इस चीज़ के लिए जो है तैयार नहीं था। उस टाइम पे इतनी चीज़ें अपनी चल रही थी, आज़ादी चल रही थी, और जो कम्युनिटी एक कम्युनल राइट्स जो हैं वो इतने चल रहे थे। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ठीक है, हम ठीक है, अब हम जो है तैयार हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और मेरे हिसाब से हर राज्य को धीरे धीरे करके उत्तराखंड को एज अ प्रेसिडेंट लेके हर राज्य में ये चीज़ जो है लागू हो जानी चाहिए, और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। और ये महिलाओं के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का भी सवाल है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, इसमें आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, इसमें डिग्निटी भी आता है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट विद द। इसमें कई सारे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार जो है इनकॉर्पोरेट किया है, कई बार इसमें कई सारे राइट्स आ जाते हैं। उसमें से एक राइट टू प्रिवेसी भी है। ठीक है, आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, आपको कोई भी, आपके भी कुछ हक हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपको हर चीज़ का अधिकार है। आपको मेंटेनेंस मिले, एक आदमी आपसे शादी कर रहा है तो आपको घर भी मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, हर चीज़ है। तो उनके जो बेसिक नीड्स हैं, जो डिग्निटी है, आप शादी की बात ले लीजिए, निकाह हलाला की बात ले लीजिए, इसमें तो कम्प्लीटली जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं बिल्कुल कम्प्लीटली, और सामने आके लोग बोल कैसे देते हैं कि इसको बैन ना करा जाए। मेरे तो यही जो है यही समझ में नहीं आता जी। सामने आके लोग बोलते हैं कि नहीं, ये निकाह हलाला जो है ये बैन नहीं होना चाहिए, या ट्रिपल तलाक जो है उसके लिए कितना अगेंस्ट हुआ, कितना प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं, ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो कुरान में लिखा गया है उसमें इंटरफेयर कर रहा है, जो चीज़ कभी थी ही नहीं।
मैं ये बात जानता हूँ कि आप कोई रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हैं, आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, यस लेकिन मैं फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप जवाब देना चाहें और जवाब दे पाए तो, कि क्या ये निकाह हलाला और इस तरीके की ये जो कुप्रथाएं हैं जिनकी आप अभी तक बात कर रही थी, क्या इनका कुरान शरीफ में जिक्र है, या फिर ये जो रिलीजियस क्लर्जी मैन हैं इन लोगों ने खुद से कहीं और से नज़ीर उठा करके इसका प्रोविज़न बनाया हुआ है? देखिए, ये कहाँ से आया? अगर हम बात इसका करें सोर्स क्या है? इसके अगर हम बात करें निकाह हलाला की, हम्म, निकाह हलाला तो कोई वर्ड ही नहीं है। हलाल हम ज़्यादातर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। खाने वाली चीज़ है, हलाल मतलब समथिंग विच इज़ अलाउड। हाँ, समथिंग विच इज़ अलाउड, ठीक है। तो एक औरत को हलाल कैसे किया जाता है? कैसे हलाल होगी वो? कैसे अलाउड होगी? आपने उससे निकाह कर लिया, वो जो है किया कैसे निकाह? ठीक है, तो इतनी ये चीज़ कहीं पे लिखी हुई ही नहीं है, ठीक है। ये लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना बेनिफिट एक देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर बात करें बहु विवाह की बात करें, तो बहु विवाह अगर है तो उसके लिए कई चीज़ें हैं। कुरान में खुद कहा गया है एक शादी बेहतर है, एक शादी बेहतर है। बाकी अगर आप कर रहे कुछ दिक्कत है, ठीक है, आपको करनी है, कोई ग्राउंड तो होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी ना है आपको एक शादी आपने यहाँ कर रखी है, ठीक है, एक शादी आप जो है दुबई में गए वहाँ कर ली जाके, यहाँ वाली का आपको कुछ पता ही नहीं है, ना खर्चा देना ना पानी देना, कुछ भी नहीं करना, बाहर आप उसके साथ रह रहे हो, इसको पता भी नहीं है आप रह रहे, ठीक है। तो ये इस तरह की जो मैं देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है जो है जितना पढ़ा है, तो उसके हिसाब से तो ये सब नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में जो है चेंज आता है, ठीक है। सोसाइटी जो है वो डायनामिक है, हमें वक्त के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। वक्त के साथ साथ एक पॉजिटिव चेंज जो होता है, ये पॉजिटिव चेंज है जी। लोग इसको नेगेटिव तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि एक नेगेटिव बदलाव है, लेकिन ये जब लोग धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, खास करके औरतें जब इसको अच्छे से देखेंगी, पढ़ेंगी, उनके अधिकार कितने हैं, तो ये अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर वक्त के साथ साथ जी हो जाएगा। समाज की हर वर्ग की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कानून के बारे में, कि वो उसको किस तरह से लें? सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये कानून जो है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वेबसाइट पे भी जो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करिए, इसको खुद पढ़िए। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो आप यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं अब तो, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स पे इतने वीडियोस हैं, आप उसको देखिए, ठीक, उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, अपने अधिकारों के बारे में पता करिए। आपको कोई और नहीं आएगा बताने के लिए। एक आदमी क्यों चाहेगा कि इसको पता चले मैं 4 शादियाँ नहीं कर सकता? इंसान को अपने आप ही तो पता करना पड़ेगा। तो एजुकेशन मेरे हिसाब से इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन खुद इंसान अपने आप को अपने आप को एम्पावर करे कि हाँ भाई, कि हाँ मेरे ये अधिकार हैं, अपने अधिकार अपने आप को अपने आप जो है अवेयर करे कि मेरे ये अधिकार हैं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और कैसे जब पता होगा फिर ये तो इंसान को ये होगा ना कि हाँ मेरा ये राइट है, मेरा वायलेशन हो रहा है इस राइट का। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से एजुकेशन है। खुद भी एजुकेट हों और जो है लोगों को भी एजुकेट करें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करें। तो आयशा जी, आज हमारे स्टूडियो में आकर के हमसे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, हमारे दर्शकों को अवेयर किया और देश की महिलाओं से अपील भी की कि वो खुद पढ़ें, खुद जागरूक बने और अपने अधिकारों को जानें और सशक्त बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे सवाल पूछ सकें। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी एक छोटी सी बातचीत लीगल एक्सपर्ट आयशा जी के साथ में, जिन्होंने आज उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हुए यूसीसी के बारे में हमसे बात की और हमें यह भी बताया कि ये कैसे एक पॉजिटिव चेंज है, समाज को एक बेहतरी की तरफ ले जाने वाला एक कदम है और हमें इसे ऐसे ही लेना चाहिए। और ख़ासकर से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि ये विमेन की राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 को प्रिजर्व करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में बस इतना ही। हमारी इस सीरीज़ को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल दस्तक टाइम्स। धन्यवाद।